अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत ज़रूरी गुफ्तगू आपके साथ करनी होती है, जो रोज़ाना की डेवलपमेंट हो रही होती है आपके साथ शेयर करनी होती है। कोशिश करता हूँ, वक्त निकालना बड़ा मुश्किल है मगर निकालना है वक्त, ताकि आप तक आगाही आ सके, सच आ सके, कुछ सिखा सकूँ, कुछ मैं सीख सकूँ। 2-3 इशूज़ है जिस पर गुफ्तगू करनी है मैंने। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ताहिर महमूद साहब मेरे साथ 5th जनरेशन या 6th जनरेशन हाइब्रिड वॉर और किस तरह इन सारे मामलों को हम ठीक कर सकेंगे, उस पर गुफ्तगू करेंगे। अभी चलते हैं, पहले आपको बड़ा अहम फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का। निकाह नामे में तब्दीली का हुक्म दे दिया है। 19 सफ़ों पर यह फैसला मुश्तमिल है। डिवीज़न बेंच का फैसला है। जस्टिस मिर्ज़ा वकास अच्छा फैसला तहरीर किया। और कॉलम नंबर अपना 16 और 13 के हवाले से ना, जो आपको समझना है यहाँ पर, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को डायरेक्शन दे दी हैं। साथ साथ निकाह खान के हवाले से जो लाइसेंस देते हैं, जो तालीमी सलाहियत है ना, उसकी रूल 5/2/1961 के तहत मुकर्रर करने का भी कह दिया है। और जो मिसाल के तौर पर कैश दिया जाता है हकमैर के हवाले पर, कॉलम अलहदा बने, कैश अलहदा, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मनकुला जायदाद और गैर मनकुला जायदाद वो अलहदा से लिखी जाए। यानी होता है जब बाद में कट एंड पेस्ट कर जाती हैं, तो ये चीज़ें पहले दिन से ही, ताकि फ्रॉड का एलिमेंट ख़त्म हो जाए। एक अच्छा फैसला है इस कॉन्टेक्स्ट में। और इसके अलावा भी कुछ लिखवाना चाहें तो लिखा लें, याद रखिएगा, जो भी वो लिखाना चाहें उसमें लिख लें। और ताकि निकाह नामे को मामले जो झगड़े आते हैं अदालतों में वो ना आ सकें। अगले इशू की तरफ, वो बैकग्राउंड पे ये फैसला चल रहा है आपके लिए। 19 सफ़ों का फैसला। ज़रूरत होगी कापी की तो मुझे बता दीजिएगा, मैं भिजवा दूँ। लेकिन मैं अपने दफ्तरों को कहूँगा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों को फौरी तौर पर ये लिखेंगे, ये फैसला आ चुका है, इस पर अमल दरामद करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मंडे तक मैं वो भिजवा दूँ। अगला जो इशू है वो इलेक्शन कमीशन में धांधली और पैसे लेने के इल्ज़ामात हैं। जमशेद इकबाल चीमा की जो दरख्वास्त है ना, 21 दिसंबर के लिए 2 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर हो गई है और नोटिस जारी कर दिया जमशेद इकबाल चीमा को। इससे कबल आपको पता है जमशेद इकबाल ने निजी टीवी चैनल पर इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे। और इससे पहले आपको पता है फवाद चौधरी, आज़म सवाती और ये सारे वो गैर मशरूत माफ़ी मांग चुके हैं इलेक्शन कमीशन से। आपने और इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन अदालत का इख्तियार मौजूद है। ठीक है जी। और आगे चलने से कबल सिर्फ एक गुजारिश करता चलूँ, स्टेट्समैन बने, मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें। सियासतदानों ने अपना रवैये और अपने इक़दाम की वजह से ख़ुद बदनाम किया अपने आप को। साइकिलों से आकर जहाज़ों तक पहुँच गए, छोटे से घरों में रह के मोहल्लों तक पहुँच गए। और आम आदमी के हवाले से क्या मसाइल हैं वो आप समझ सकते हैं। रिसेंट शादी आपने देखी जुनैद सफदर की, मुबारक हो उनको। शादी तो बाहर हो चुकी हुई है, बारात भी वहाँ, वलीमा भी वहाँ, सारे इवेंट तो बाहर हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर फैशन डिज़ाइन या फैशन शो उस पर नहीं है। आप हमें गरीब मुल्क हैं तो यहाँ 10-10 दिन, 12-12 दिन फंक्शन करने का मकसद क्या है? गरीब लोगों की मदद करें आप। नॉर्मल जो एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन हो गया, डेट्स ऑल। शादी के सारे इवेंट तो बाहर हो चुके हुए हैं। आपने जब कर दिया है तो अच्छा है। यानी या तो ये पैसों की नमूदा नुमाइश करनी है, फैशन शो ही है, जिस तरह के कपड़े पहन के। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा। हमें तो बताना है कि किस तरह पैसों की बचत हो सके। मुबारक अपनी जगह है, लेकिन ये अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं किया। हलाल का पैसा हो तो इंसान इस तरह नहीं फेंकता। करप्शन का पैसा हो तो ये फेंका जाता है इस तरह। जब मेहनत मजदूरी से करके हो ना, तो इस तरह ज़ाया नहीं किया जाता। शादी मैंने भी की है, हम लोग भी करते हैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, औकात के मुताबिक। मगर ये ज़िया है, ये ज़िया है। बहुत से गरीब लोगों की शादियां हो जानी थी इससे। कह रहे हैं हम बड़ी चैरिटी करते हैं, लेकिन आप देख लें, हमें तो नज़र आ रहा है ये सारा कुछ। और कमाल की बात है, वो डिज़ाइनर भी कोई इंडियन है। वो भाई पाकिस्तानी डिज़ाइनर बहुत बड़े पड़े हैं यहाँ पर और बहुत अच्छे अच्छे ईमानदार लोग हैं, उनको मौका देना चाहिए था। तस्वीरें बैकग्राउंड पे फैशन डिज़ाइन के तौर पर और करोड़ों, हो सकता कोई 1 अरब तक ये शादी टच कर जाए, मुझे नहीं पता इस बारे में, मैं नहीं, लेकिन ये सोचना है आपको। और जो
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उन्हें भी बताना है अपने लीडर्स को कि नहीं इस तरह मत करें, आप ज़िया ना करें, खुशियाँ मनाएं, और ताकि लोगों को अभी नहीं, अब क्या स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, हर कोई कोशिश करेगा इस तरह की शादी करने, ये नहीं होना। चलते हैं। अच्छा हाँ, अगला प्रोग्राम जो है वो ताहिर इकबाल के साथ रिकॉर्डेड है। मेरे कपड़े ज़रा फिर तब्दील किए होंगे, आप ये ना महसूस कीजिएगा कि एकदम क्या हो गया, लेकिन दूसरा पोर्शन जो कि मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, ये बड़ा अहम इशू है। चलते हैं ताहिर महमूद साहब की तरफ और वो हमें पूरी तफसील के साथ गुफ्तगू करते हैं। जी, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ताहिर महमूद साहब मौजूद हैं, साइंटिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, यानी और ख़ास तौर पर आप अगर एक्सट्रीमिज़म के कॉन्टेक्स्ट में एक स्पेशल साइंस है उसको डील करते हैं, और नॉर्वे से मेरे साथ अक्सर मौजूद होते हैं। कोविड के हवाले से बाकी कोई जाने ना जाने, लेकिन मैंने जैसे जब कोविड आया था उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पर जो चीज़ें बताई थी, इन्होंने उसके वेरिएंट के बारे में बात की थी, फिर शक्लें बताई थी, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये अब सारा, और ये 2023 तक कह रहे थे कि वहाँ तक जाके शायद हालात बेहतरी की तरफ चले जाए। लेकिन अब इस वक्त आज हमारा कोविड का इशू नहीं है, और इस वक्त हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, वो है 5th जनरेशन वॉर से 6th जनरेशन वॉरफेयर की, हाइब्रिड वॉरफेयर की तैयारी। ये क्या किया जाए, ये है क्या और दोनों में फ़र्क क्या है? पहले चलते हैं जनाब ताहिर महमूद साहब की तरफ। ताहिर महमूद साहब समझाइएगा, पाकिस्तान में तो आपको पता है सोशल मीडिया अनरेगुलेटेड है, इवन पैमरा भी चैनल्स को कंट्रोल नहीं कर सका, मैंने कई ऑर्डर लिए, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब हम 5th से 6th जनरेशन वार की तरफ चल रहे हैं, और यहाँ कोशिश की गई कि पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बना सके, लेकिन यही सो कॉल्ड लिबरल और ये लोग आगे जिन्होंने झूठ प्रमोट करना है और उसको डिफेंड करने के लिए आगे, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब और नाज़रीन। तो स्टार्ट के ऊपर एक तो मैंने ये भी रिक्वेस्ट करनी थी, एक बुज़ुर्ग है हमारे, उनका लीवर काफ़ी डैमेज हुआ है, तो उनके लिए तमाम नाज़रीन जो है वो ज़रूर दुआ करें, आप भी दुआ कीजिए, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। तो इसमें यह कि 5th जनरेशन हाइब्रिड वार तो लास्ट 20 ईयर से स्टार्ट था। तो ये कोविड से पहले जो इंडिकेटर्स आए वो थे 6th जनरेशन के। दोनों में फ़र्क ये है कि 5th हाइब्रिड वार जो थी वो तजर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पर लागू की जाती थी, यानी एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन बेस्ड उसमें वर्क था। लेकिन अब हो गए नॉलेज बेस्ड कि हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट फॉर, ये पूरा प्रोसेस जो है इसको जानना और फिर लागू करना, जिससे डिज़ायर गोल को डायरेक्टली अचीव किया जाए विदाउट लूजिंग एनी टाइम। यानी पहले के ऊपर तो तजर्बे के ऊपर हेड एंड ट्रायल बेसिस चल रहा है, हो गया ना हुआ, लेकिन उससे जो लर्निंग प्रोसेस डेवलप किया इनके इंटेलिजेंट जो लाइब्रेरी है, उसने फिर नॉलेज बेस को लागू किया। तो नॉलेज बेस में जैसे आप कह लें कि जेनेटिक इंटरवेंशंस बाहर हैं कि लोगों का, नेशंस एक दूसरे का डाटा इकट्ठा कर रही है इस वक्त, जेनेटिक डाटा। तो जेनेटिक डाटा जब इकट्ठा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आप वल्नरेबल हो चुके हैं। आपका उन्होंने एक्सरे कर लिया है कि आपकी नस्ल को फर्टाइल रखना है या नहीं रखना। अगर नहीं रखना तो उसमें क्या फार्मूलेशन हो, कैसे इंटरवीन कर दिया जाए, कोई मेडिसिन नई ले ईजाद कर दी जाए। हाँ जी, सर दर्द की गोली हो, बड़ी अच्छी हो, लेकिन उसी में एक छोटी सी फार्मूलेशन आ जाए। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब नेशन इस साइड के ऊपर जा रही हैं कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकती दूसरी जो कन्वेंशनल वार्स हैं, कि एक नेशन ऑटोमेटिकली खुद ही तबाह बर्बादी के उस मंजरनामे के ऊपर आ जाए। और इसमें हदफ ये होता है कि स्टेट और सिटीज़न का ट्रस्ट ख़त्म कर देना थ्रू डिसअपॉइंटमेंट्स, थ्रू सैडनेस, इनसिक्योरिटी। और ये अर्बन वारफेयर्स में भी है, ये हेल्थ वारफेयर्स में भी है, ये इकनॉमिक वारफेयर में भी है कि लोन वो दिया जाए वो महंगा हो, एनर्जी लोन वो दिया जाए कि आप वेस्ट करें, आप ग्रीन एनर्जी की तरफ ना जाएं, लेकिन आप उसकी तरफ जाएं, उस मामले की तरफ के जहाँ पे लोन भी महंगा हो, रिजल्ट्स भी महंगे हो, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी भी महंगी हो। ये भी एक हो सकता है। फिर फूड वारफेयर्स हैं, यानी जेनेटिकली ऐसी चीज़ें देनी, जेनेटिकली उन चीज़ों को लेके आना जो हमारे लिए यानी फूड जेनेटिक इंटरवेंशन कर देनी कि जो हेल्दी ना हो, जिसमें मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, कैंसर क्रिएट होना शुरू हो जाए। फिर डिजिटलाइजेशन में आपकी सिक्योरिटी आ जाती है, उसके अंदर इंटरवीन कर देना। फिर सोशल मीडिया है
फिर ये सारा करने के बाद फिर सबसे बड़ी बैंकरप्सी किसी कौम की मॉरल बैंकरप्सी है। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में अर्ज किया था कि अगर मॉरल बैंकरप्सी की तरफ इंटरवेंशन हो जाए तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी हमारे लिए। तो इस तरह यानी ये मुख्तलिफ इंटरवेंशन हैं, एजुकेशन के वारफेयर भी है, यानी इट्स एवरीवेयर। हर चीज़ जो है वो एक इंटरवेंशन है और उस इंटरवेंशन से बचना है, उसके लिए फिर नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत होती है। अगर नेशनल एक्शन प्लान ना बने तो फिर ये है कि आप भी तजर्बे और मुशाहिदे के ऊपर जब सरफेस के ऊपर एक प्रॉब्लम आएगी तो उसको हैंडल करेंगे और दूसरी शुरू होगी। तो फिर पॉलिटिकल इंटरवेंशंस हैं कि लीडरशिप ऐसी क्रिएट कर दी जाए जो खुद ही मुल्क को बैंकरप्ट कर दे, यू नो, द टेक ओवर टू द एज, कि जहाँ पे चॉइसेस न रही। तो अब आप ना किसी वक्त ढकी छुपी बातें करते हैं तो मैं क्लियर कर देता हूँ, आपके जो इस वक्त लीडर है नाजरीन, जो खास तौर पर नवाज शरीफ या आसफ जरदारी रहे, यानी वो इस तरह के लोग थे कि वो बेस बने उस एजेंडे को लेकर चलने के लिए। आपके सामने या इनकॉम्पिटेंट है, करप्ट है, फिर उनके ताल्लुकात, आप सामने नवाज शरीफ के ताल्लुकात आपने देख ही लिए थे पिछले दिनों, अब्दुल्ला से मुलाकात होना, इंडियन से मुलाकातें, उनके घर आना जाना, शादी ब्याहों पे, तो ये वो सारी चीजें जो ताहिर साहब जरा झिझकते हैं इस बात को सामने रखते हुए, लेकिन मैं नहीं झिझकने वाला आदमी। मैंने कहा मुझसे जब आप सवाल पूछेंगे तो मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं। हम चलते हैं ताहिर साहब अगले इशू की तरफ, इसी के साथ जो इशू जुड़ा हुआ है। मैं बता दूं आपको, नेशनल एक्शन प्लान पे नेक्टा कुछ काम कर रही है। मुझे कुछ चीजें आज शेयर की गई हैं कि वो थोड़ा सा इस पर तवज्जो दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इस काम के लिए कानून साजी की जरूरत है, पॉलिसी की जरूरत है, या क्या तरीकाकार अपनाया जाए ताकि हम इस वॉर को लड़ने के अहल हो सकें और इसके नतीजे अच्छे हासिल कर सकें? इसमें 3 हिस्सों में है जो आपने जिक्र किया नेक्टा का, उनकी यानी काउंटर टेररिज्म में वो फोकस रहा है। तो काउंटर रेडिकलाइजेशन की तरफ नहीं। काउंटर रेडिकलाइजेशन का मतलब ये है कि जब आपके ऊपर कॉग्निटिव पोजेशंस की जाए कि आदमी वायलेंस हो जाए, यानी रेशनल फंक्शंस जो इंसानी ज़हन के है उनको डिसमेंटल और डिसोर्ट कर दिया जाए एक कौम के, तो अब वो वायलेंस की तरफ जा रही हो। तो दिस इज़ लाइक जब वो पॉलिटिकल किसी या रिलीजियस आइडियालॉजी को एक्सट्रीम लेवल के ऊपर लेकर वायलेंस की तरफ आ जाती है, तो वहाँ पे ये काउंटर रेडिकलाइजेशन का वर्क है। तो उसके ऊपर नेशनल एक्शन प्लान अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। इससे पहले भी कोशिश की थी कि काउंटर रेडिकलाइजेशन स्टडी सेंटर होना चाहिए, क्योंकि हमारे फर्स्ट लाइन प्रैक्टिशनर, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ को पता होना चाहिए कि ये वारफेयर्स क्या हैं और काउंटर रेडिकलाइजेशन कैसे करना है, कौम को क्राउड ऑफ पीपल से निकाल कर एज ए सिटीज़न कैसे बनाना है पीसफुल। दूसरी चीज़, आपने कानून साजी की बात की, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है, इसलिए कि इस कानून साजी के थ्रू ही आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन को। आज जिन लोगों ने इस वार का हिस्सा बने हैं, हम उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास वो साइंस नहीं है, वो मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम कोर्ट्स के अंदर एविडेंस पैदा कर सकें कि ये स्टेप्स लिए गए थे, इससे इस कौम का ये नुकसान हुआ, इकोनॉमिक हुआ या हेल्थ का हुआ या फलां हुआ, और उनके उस एजेंडे को उस कानून के पैरामीटर्स में रहते हुए लिंक करना 6th जनरेशन और 5th जनरेशन हाइब्रिड वार से। हो सकता है वो नाइव हो, मैं ये नहीं कहता। कोई भी शख्स जो गलत काम करता है कई दफ़े नाइव भी होता है, वो लालची होता है, वो ग्रीडी होता है, लेकिन इस वक्त ज़रूरत ये है कि कौम के अंदर अवेयरनेस ज़रूर क्रिएट की जाए कि जो सरफेस के ऊपर आप प्रॉब्लम्स देखते हैं, इनकी बुनियाद सिर्फ एक पहलू नहीं है कि ये हमारा लीडर फिट नहीं है या वो फिट है। इसके पीछे एक ह्यूज स्टोरीज है और उनको गहराई में जाते हुए हमारे मीडिया हाउसेज भी शर्माते हैं। यानी उस डिटेल में नहीं, आप तो मुझे कह रहे हैं कि मैं तो वाकई किसी का नाम नहीं लेता, आई स्पीक वेरी जनरल, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं, ये बड़ी नेशंस के अंदर प्रॉब्लम चल रही है। और दिस इज़ अ वेरी साइलेंट, एक आप कह लें दजाली इफेक्ट है जी। तो ये उसका पीक है, यानी पीक पीरियड आ रहा है झूठ का, जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और हेट स्पीचेस से फिर रिजल्ट्स ढूंढने, यहाँ पे कौन कौन रिएक्ट करता है, उन वल्नरेबल को ढूंढ लेना, फिर उनको सपोर्ट करना अपोजिट पार्टी को। यानी एक ही वक्त में वो जैसे बचपन में हम एक वो पुतलियों की गेम देखते थे जी, वो धागा पीछे होता था तो उसमें पाटे हाँ होता था, करैक्टर होते थे ना,
तो एग्जैक्टली सेम वे से यानी कौमों के अंदर करैक्टर बनाए जाते हैं, और ये हर करैक्टर ने एक अपना रोल अदा करना है, और सेट मैकेनिज्म में एक एल्गोरिथम तैयार किया जाता है, उस एल्गोरिथम को उन्होंने फॉलो करना है। जब वो नहीं फॉलो करते तो एल्गोरिथम खुद बताता है मास्टर को कि ये आदमी अब काम नहीं कर रहा है जी, अब इसको रिप्लेस करना है या डिस्प्लेस करना है, एंड देन अ न्यू करैक्टर हैव टू स्टार्ट अप। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरी कौम को एक मुकम्मल तौर पे आगाही होनी चाहिए कि आपने मायूस नहीं होना, आपने पैनिक नहीं होना, हमने सोल्यूशन निकाल दिए। पैनिक कौमें उस वक्त होती हैं या कोई भी फर्क जब सोल्यूशन नहीं होता। सो दिस इज़ द टाइम टू फोकस ऑन सोल्यूशन एवरी डे और इंफॉर्मेटिव अंदाज में। आपने बड़ी जबरदस्त बात कह दी नाजरीन। बात समझने के, एक तो यहाँ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट बना पीका, लेकिन उसका सही नफाज नहीं हो सका। पर्चे दर्ज करने में क्या मसाइल हैं, और ये सोशल मीडिया पे जो वो जितना झूठ बका जा रहा है वो बिक रहा है। आपके सामने रिसेंट मिसालें आप देख लें। आयशा इकराम का वाकया आपने देखा, खास तौर पर मीनार पाकिस्तान के ऊपर, वो सारा झूठ था। और तो फिर आपने वो रिक्शे पे जाने वाली औरतों का मामला आया, वो सारा देखा, बाद में स्टोरी कुछ और निकली है। फिर आपने ये सानिया सियालकोट वाला मामला आया, उसमें हमने हर एक ने कटहरे में खड़ा कर दिया। कोई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उन पे सब पे इल्जाम तो उन्होंने किया, हालांकि उन्होंने अपने आप को उससे डिसोसिएट कर दिया। तो इन चीजों को रखने के लिए एक अच्छे कानून की जरूरत है। पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बनाने की कोशिश की थी वो नहीं बनने दिया, एक खास तबका फिक्र रहे। फिर इसमें पॉलिसी की बात जैसे की है ताहिर जावेद साहब ने, कि इसके लिए एक पॉलिसी, और फिर इसके स्टेट्समैन का एक किरदार अदा करना पड़ेगा। अपोजिशन जमातें और सारी इकट्ठी होकर ये लड़ेंगी तो फिर नतायज बेहतर हो सकेंगे। जाने के आपसे फिर दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी ताहिर महमूद साहब आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।